4000 साल पहले की बात है जब दुनिया में कुछ सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थीं। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और एक और सिविलाइजेशन जो कि हमारे भारत की मिट्टी में जन्मी थी, ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की साइट से अब तक हमें 4000 से ज़्यादा आइटम्स मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि इंडस वैली एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो अपने समय से कई कदम आगे थी, लेकिन इनकी लैंग्वेज और कल्चर आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। हालांकि ये सिविलाइजेशन लोगों के लिए उस समय एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया जब आज से लगभग 30 साल पहले एक जर्मन तांत्रिक गुरु ने अपनी किताब के थ्रू ये क्लेम किया कि उन्होंने पता लगा लिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। और ये उन्होंने कैसे पता लगाया? उनका जवाब था कि मेडिटेशन के थ्रू। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि उनके अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट और ऋग्वेदा के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे ही उनकी ये बुक पब्लिश हुई और उनकी बातें लोगों के सामने आई, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर तांत्रिक गुरु की बात सच है तो इससे ये प्रूफ होता है कि हिंदुइज्म दुनिया का एक प्राचीन रिलीजियन है। लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी हुए, क्योंकि ये बात मेडिटेशन जैसे कि स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू डिस्कवर की गई थी, जो उनके लिए अनरिलायबल थी। लेकिन चाहे जो भी हो, इस कंट्रोवर्सी ने लोगों को वापस से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंडस वैली के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत में वैदिक एज की शुरुआत हुई थी, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 600 बीसी के बीच था। इसी समय वेद लिखे गए, जिनकी लैंग्वेज वैदिक संस्कृत थी, और यहीं से हिंदुइज्म की नींव पड़ी। इसीलिए अगर हम ऐसे एविडेंस सर्च कर लें जो ये प्रूफ कर सकें कि इंडस वैली के लोग संस्कृत बोलते थे, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हिंदुइज्म एक बहुत ही एंशिएंट रिलीजन है जो कई सौ सालों से भारत में बोला जा रहा है। यानी हमारा भारत एंशिएंट टाइम से एक हिंदू रिलीजन कंट्री है। लेकिन अगर हमें ऐसे एविडेंस नहीं मिले जो ये प्रूफ कर सके कि इंडस वैली की लैंग्वेज संस्कृत थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय एक ऐसी कल्चर एग्जिस्ट करती थी जिसका हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं ये आज के समय के लिए कितनी बड़ी डिस्कवरी होगी और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ेगा। तो चलिए इस मिस्ट्री को आज की इस वीडियो से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि इंडस वैली के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी 19th सेंचुरी में हुई थी। 1872 में अलेक्जेंडर कमिंगन, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो पंजाब के एक जगह पर रिसर्च कर रहे थे जो कि एक खंडर था। इस खंडर को लोकल्स हड़प्पा के नाम से जानते थे। इस खंडर में रिसर्च के दौरान कमिंगम को कुछ यूनिक चीजें मिली, जैसे स्टोन टूल्स, क्ले पॉट्स और एक छोटी सी स्टोन टैबलेट जिसे हम सील कहते हैं। इस सील पर कुछ अजीब से इंस्क्रिप्शंस भी थे। इन इंस्क्रिप्शंस के बारे में कनिंगम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये इंस्क्रिप्शंस हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन वो इन्हें समझने में असफल रहे हैं। खैर, कमिंगम के यहाँ आने से 20 साल पहले मुल्तान लाहौर रेलवे लाइन बनाते वक्त कुछ इंजीनियर्स ने सबसे पहले इस खंडर को डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने इस खंडर की आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। इसीलिए उन्होंने यहाँ मिले स्टोन्स को रेलवे ट्रैक्स बनाने के काम में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन कनिंगम के यहाँ आने के 40 साल बाद रखलदास बनर्जी, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे, हड़प्पा के पास एक बुद्धिस्ट स्टूपा के नीचे खुदाई करते वक्त उन्होंने एक पूरा शहर डिस्कवर किया जिसका नाम पड़ा मोहनजोदाड़ो। दोस्तों, इस नाम का मतलब है माउंड ऑफ द डेड, यानी मरे हुए लोगों का टीला। मोहनजोदाड़ो से रखलदास बनर्जी को वही चीज़ें मिली जो कनिंगम को लगभग 40 साल पहले हड़प्पा में मिली थी। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के एक्सकवेशन के बाद 1924 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि हमने इंडियन हिस्ट्री की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन को डिस्कवर कर लिया है। इसके बाद उन स्टोन टैबलेट्स की फोटोज को भी पब्लिश कर दिया गया जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिली थी। इन फोटोज के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि ऐसे ही टैबलेट्स इराक में भी डिस्कवर की जा चुकी है, जो कि एक समय पर मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन का पार्ट था। इसी वजह से हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 4000 साल पुरानी है और शायद इजिप्ट और मेसोपोटामिया के आसपास की है। लेकिन साथ में वो ये भी क्लेम करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इजिप्ट और मेसोपोटामिया से अलग थी, क्योंकि इंडस वैली में न तो उन्हें बड़े बड़े टेम्पल्स मिले हैं और न ही किसी किंग या गॉड की डिपिक्शंस। इसके बदले यहाँ उन्हें काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे स्टैम्प्स, क्ले पॉट्स और एक हाईली एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, जो कि हमारी आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी हैरान कर देती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें इस सिविलाइजेशन से मिली वो थी सील्स, जो कि एक छोटी सी स्टोन टैबलेट्स के रूप में थी। इंडस वैली
से अब तक जितने भी आइटम्स मिले हैं उनमें से लगभग 4000 आइटम्स में आर्कियोलॉजिस्ट को इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिनमें करीब 400 से 700 सिंबल्स हैं। लेकिन इन सिंबल्स का क्या मतलब है, आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक इन्हें समझने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इंडस वैली की लैंग्वेज को समझने में आर्कियोलॉजिस्ट को इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न है रोसेटा स्टोन। जी हाँ, रोसेटा स्टोन। ये स्टोन 1799 में डिस्कवर हुआ था। ये एक ऐसा स्टोन है जिस पर एक इजिप्शियन किंग के बारे में लिखा हुआ है जो कि 204 बीसी में इजिप्ट पर रूल करते थे। दोस्तों, इस स्टोन पर किंग के बारे में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं, 2 इजिप्शियन लैंग्वेज में और एक एंशिएंट ग्रीक में। दोस्तों, हिस्टोरियंस को एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज की समझ पहले से थी, इसलिए उन्होंने एंशिएंट ग्रीक में लिखी हुई स्क्रिप्ट को उन दोनों इजिप्शियन स्क्रिप्ट से कंपेयर किया ताकि वो इजिप्शियन स्क्रिप्ट के हर एक सिंबल का मतलब समझ सकें। और अच्छी बात ये थी कि इनमें उन्हें कामयाबी भी मिली। इसलिए दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि रोसेटा स्टोन की वजह से ही आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट इजिप्ट के राइटिंग सिस्टम को समझने में आसानी हुई थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में हमें अब तक ऐसा कोई रोसेटा स्टोन नहीं मिला है, यानी हमारे पास कोई कंपेरेबल सोर्स नहीं है जो इसकी लैंग्वेज को डिकोड करने में मदद करे। दोस्तों, दूसरा रीज़न ये है कि जो सील्स आर्कियोलॉजिस्ट को इंडस वैली से मिले हैं वो काफ़ी छोटी हैं, इसलिए उन पर जो राइटिंग है वो भी काफ़ी छोटी छोटी और लिमिटेड है। कई जगह तो एक कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं लिखा हुआ है। इस वजह से ये भी इंडस वैली के लैंग्वेज को समझने में एक बड़ी रुकावट है। हालांकि शुरुआत में एक थ्योरी ये भी दी गई थी कि इंडस की लैंग्वेज मेसोपोटामियम से निकल कर आई है, लेकिन ये थ्योरी उस समय गलत साबित हो गई जब मेसोपोटामियम स्क्रिप्ट को डिकोड कर दिया गया। इसके बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट को इंडस स्क्रिप्ट का मतलब समझ में नहीं आया। यानी इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि इंडस की स्क्रिप्ट और मेसोपोटामियम स्क्रिप्ट के बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इसके अलावा इंडस वैली की लैंग्वेज को लेकर 2004 में हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने एक कंट्रोवर्शियल क्लेम किया। उन्होंने कहा कि इंडस वैली से हमें जो भी राइटिंग मिली है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। उनका कहना था कि ये सिर्फ रिलीजियस और पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, क्योंकि अगर ये लैंग्वेजेस होती तो हमें इसमें लंबे लंबे टेक्स्ट मिलते, जैसा कि मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमें मिले हैं। लेकिन इंडस स्क्रिप्ट में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इंडस स्क्रिप्ट का सबसे लंबा टेक्स्ट सिर्फ 34 सिंबल्स का है, इसलिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट भी ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट में हमें जो भी सिंबल्स देखने को मिलते हैं उन्हें बस कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन बाद में राजेश राव, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और हिस्टोरियन थे, उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया। राजेश राव ने एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके इंडस स्क्रिप्ट के पैटर्न को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि इंडस वैली की स्क्रिप्ट एक सेमी फ्लेक्सिबल पैटर्न फ्लो करती है, जैसे किसी भी प्रॉपर लैंग्वेज का होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में कोई भी वर्ड जो क्यू से स्टार्ट होता है उसके बाद हमेशा यू आता है, लेकिन बाकी लेटर्स फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे क्यू यू के बाद थर्ड लेटर आई भी हो सकता है, जैसे क्विक, ई भी हो सकता है जैसे क्वीन, या फिर ए हो सकता है जैसे क्वार्टर। इसी तरह का पैटर्न इंडस स्क्रिप्ट में भी पाया गया है। एआई के जरिए राजेश राव ने प्रूव किया कि इंडस वैली में स्क्रिप्ट में जो भी सिंबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो असल में एक लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को समझना उनके लिए भी एक चैलेंज रहा है। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज के ओरिजिन को लेकर 2 मेजर थ्योरीज भी दी गई हैं। पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडस वैली की लैंग्वेज वैदिक संस्कृत से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों एडवांस सिविलाइजेशंस थीं और लगभग एक ही टाइम पीरियड की थीं। लेकिन जेनेटिक स्टडीज के अकॉर्डिंग संस्कृत बोलने वाले लोग भारत तब आए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हो चुकी थी। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इंडस वैली की लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेज जैसे तमिल से जुड़ी हुई थी, और इस पर राजेश राव तर्क देते हुए बताते हैं कि जब हमें इंडस सील्स पर लिखे हुए सिंबल्स को मून साइंस के साथ कंपेयर किया तो उनका लिंक हमें द्रविडियन कल्चर के साथ बनता हुआ दिखाई दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप इस सील को देखिए। इस सील पर 6 लाइंस बनी हुई हैं और इनके साथ एक फिश जैसा सिंबल भी बना हुआ है, जिसका मतलब होता है 6 फिशेस। दोस्तों, एंशिएंट द्रविडियन लैंग्वेज में 6 को आरू और फिश को मीन कहा जाता है। इस तरह से ये हो गया आरू मीन, जिसका मतलब होता है उनके लैंग्वेज में एक तारामंडल यानी एक कॉन्स्टिलेशन जिसका नाम है कृतिका। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडस वैली के लोग द्रविडियन लैंग्वेज बोला करते थे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये थ्योरी एजम्पशंस पर बेस्ड है और ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है जो इन एजम्पशंस को प्रूव कर सके। इसलिए दोस्तों, इंडस वैली की लैंग्वेज क्या थी, उसका किस लैंग्वेज के साथ कनेक्शन था, ये तो अब तक सामने नहीं आ पाया। लेकिन एक बात पक्की है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक एडवांस और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी थी जो अपने समय से कई साल आगे की थी। दोस्तों, ये सिविलाइजेशन हमें सिखाती है कि ह्यूमन हिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड नैरेटिव है, जिसमें कई डिस्कवरीज हमें नए पर्सपेक्टिव्स देने में मदद करती हैं।
वेल दोस्तों, आपको ये मिस्ट्री कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपकी नज़र में दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।